Let's today we start Rutherford model of atom. तो देखिएगा एटम के स्ट्रक्चर के लिए सबसे पहले क्या लिया, रदरफोर्ड ने बेटा एक थिन फॉइल ऑफ गोल्ड ली, थिन फॉइल ऑफ गोल्ड जिसकी थिकनेस थी 10 की पावर -15 मीटर, मीन रेडियस या डायमीटर ऑफ एटम। ये एटम है तो इसका जो डायमीटर होता है वो होता है 10 की पावर -15। कहने का मतलब इसकी मोटाई जो था वो एक एटम के डायमीटर के बराबर थी। क्योंकि गोल्ड जो होता है वो फ्री स्टेट में मिलता है यूनिवर्स के अंदर, तो इसलिए इसी एटम की ये हम थिन फॉइल बना सकते हैं, दूसरे एटम की थिन फॉइल नहीं बना सकते। और इसके ऊपर क्या किया इसने, अल्फा रेज फोल की। अल्फा रेज, अल्फा रेज क्या होते हैं, पॉजिटिव चार्ज पॉजिटिव रेज होती हैं अल्फा रेज। और जैसे ही अल्फा रेज इसने टकराई तो देखा कि कुछ रेज तो सीधी चली गई, कुछ रेज क्या हो गई अपने पाथ से डिफ्लेक्ट हो गई, और कुछ रेज क्या हो गई वापस उसी मीडियम में या उसी पाथ से वापस आ गई। तो एक्सपेरिमेंट के बाद में साइंटिस्ट ने क्या किया, ऑब्जर्व किया। तो ऑब्जर्व से बनता है हमारे पास ऑब्जर्वेशन। सबसे पहले पॉइंट क्वेश्चन बन के आता है, राइट द ऑब्जर्वेशन ऑफ रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम। तो सबसे पहली ऑब्जर्वेशन क्या है, जो आपको सामने देखो इमीडिएटली क्लियर दिख रही है वही लिखनी है। लिखो नंबर 1, सम रेज गोज इन स्ट्रेट लाइन। सम रेज जो होता है ना स्ट्रेट लाइन में चली गई। नंबर 2, some rays are deflected from their path, deflected from their path, अपने पाथ से क्या हो गई, डिफ्लेक्ट हो गई, मुड़ गई। एंड थर्ड क्या था, a very few rays come back from same path और come back in same medium, और come back in same medium, सेम मीडियम के अंदर क्या होगी, वापिस आ गई। है बस में। इसके बाद में देखिएगा जब इसके सामने एक स्क्रीन लगाई गई, यहां पर स्क्रीन लगाई गई ZNS की जिंक सल्फाइड स्क्रीन, तो उस तरह के उसके अंदर देखो इस तरह के डोटी स्ट्रक्चर बन के आ गए। तो उसने देखा भाई डोटी स्ट्रक्चर इस तरह से सर्कुलर शेप में आ गए। तो उसने देखो जब हम ऑब्जर्व करते हैं तो उसको कंक्लूड करना जरूरी होता था। सेकंड पॉइंट आता हमारे पास, कंक्लूजन ऑफ रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम। देखिएगा जब इसने एग्जैक्ट देखा तो इसने देखा भाई मैंने तो एक एक एटम की लेयर ले रखी है, ये ऐसे बस में। और पहला पॉइंट है सम रेज गोज इन स्ट्रेट लाइन, सीधी रेखा में चलेगी। अब कोई चीज सीधी रेखा में कब जाती है, जब सामने की जगह जो खाली हो, एम्प्टी हो। सपोज मैं चल रहा हूं यहाँ पे, देखो जब तक आगे की जगह खाली रहेगी तब तक मैं सीधा चलूंगा। आगे कोई अगर ऑब्स्टिकल आ गया, कोई बैरियर आ गया तो मैं क्या रुक जाऊंगा। तो खाली स्ट्रेट लाइन का मतलब सबसे पहला क्या कंक्लूड निकला, मैक्सिमम स्पेस इन एटम इज एम्प्टी। कहता है एटम के अंदर बहुत सारी जगह, मैक्सिमम जगह जो है ना वो खाली पड़ी है भाई। ठीक है, चलो आगे नंबर 2। मैं सबसे पहले थर्ड का लेता हूं, कहता कम बैक। देखिएगा इसने कहा न्यूक्लियस के अंदर पॉजिटिव चार्ज है, और जब कोई भी रे इस न्यूक्लियस के सामने आ गए तो इसका मतलब वापस उसी मीडियम में डिफ्लेक्ट होकर वापस आ जाएगी, डिफ्लेक्ट होकर, क्योंकि अल्फा रे भी पॉजिटिव है और ये न्यूक्लियस भी पॉजिटिव है, तो दोनों के दोनों पॉजिटिव के रिपेल करेगा, तो उसी मीडियम में वापस या फ्रॉम सेम पाथ वापस आ जाएगी। तो इसका मतलब देयर इज पॉजिटिव चार्ज
positive charge inside the center of atom, center of atom, और सेंटर ऑफ एटम को इसने कहा था न्यूक्लियस। यानी कि अगर आपसे पूछ ले जाए न्यूक्लियस की डिस्कवरी किसने दी थी या हु डिस्कवर न्यूक्लियस, तो सीधी सी बात है रदरफोर्ड ने न्यूक्लियस को एक्सप्लेन किया था, डिस्क्राइब किया था। ठीक है, हाँ जी। थर्ड पॉइंट क्या है, देखिएगा डिफ्लेक्शन का मतलब होता है जैसे न्यूक्लियस है, इसके न्यूक्लियस के चारों तरफ कुछ ना कुछ फ्यू पॉजिटिव चार्ज जरूर रहेगा। जैसे मैग्नेट है, मैग्नेट के चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड बनता है। तो अगर उसके अंदर कोई भी रेज ऑफ लाइट आती है तो वो क्या करेगा, उसको डिफ्लेक्ट करेगा। इतनी पावर तो नहीं है जितनी वापस भेज देगा। तो मतलब कहने का मतलब है फ्यू डिफ्लेक्शन ऑफ रेज एक्सप्लेन दैट इट मीन these must have mean few positive charge around the nucleus। कंप्लीट तो नहीं लेकिन कुछ है। थर्ड क्या था, देयर इज ए फ्यू पॉजिटिव चार्ज, और वही आगे क्लास अगली क्लास में चलकर +1 में इसको हम न्यूक्लियर चार्ज का नाम दे देंगे, न्यूक्लियर चार्ज। देयर इज फ्यू पॉजिटिव चार्ज अराउंड न्यूक्लियस, अराउंड न्यूक्लियस विच कोज डिफ्लेक्शन, जो क्या किया गया, डिफ्लेक्शन में किया गया। अब इसमें चलो आगे। अब देखो कंक्लूड कर दिया, ऑब्जर्व कर दिया। द मेन प्रॉब्लम जो थी हमारी वो थी कि भाई ये बताइए कि स्ट्रक्चर ऑफ एटम एक्चुअलिटी में है क्या। तो अभी तक तो स्ट्रक्चर तो दिया ही नहीं, ऑब्जर्व कर रहे हैं, कंक्लूड कर रहे हैं। तो जब स्ट्रक्चर की बात आई तो रदरफोर्ड ने क्या किया, नेक्स्ट पॉइंट बना दीजिएगा, स्ट्रक्चर। उन्होंने कहा ये कोई इलेक्ट्रॉन है और ये इस तरह से स्पाइरल पाथ में घूमेगा और क्या करेगा, न्यूक्लियस के अंदर घुस जाएगा इस तरह से, ये न्यूक्लियस के अंदर घुस जाएगा। ठीक है, तो राइट डाउन थोड़ा सा लिखिएगा। इट स्टेट दैट इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व around nucleus in spiral और सर्पिकुलर भी लिख सकते हो आप, स्पाइरल पाथ, एंड at the end it fall inside the nucleus। कहता है लास्ट में क्या होगा, न्यूक्लियस के अंदर घुस जाएगा। अब देखिएगा, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, जो ये लिमिटेशन रदरफोर्ड ने दी थी, इसमें लिमिटेशन रदरफोर्ड ने थॉमसन मॉडल की दी थी। भाई देखो इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन पॉजिटिव होता है, तो ये दोनों इसके अंदर घुस गया, तो इसका मतलब बात तो नहीं बनी, ये तो न्यूक्लियस हुआ ही नहीं। पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज पार्टिकल, जैसे मैंने इलेक्ट्रिसिटी के दो चार्ज है, दोनों के दोनों पॉजिटिव नेगेटिव तार लेकर अगर आपस में टच करता हूं तो स्पार्किंग हो जाती है, मतलब क्या होता है, वायर खत्म हो जाएगा, घर के अंदर स्ट्रक्चर के सर्किट के अंदर आग लग जाएगी। तो उसने ये बात किसने कही, बोहर ने, यानी कि रदरफोर्ड के बाद में कौन सा आएगा हमारे पास, बोहर। तो उसने क्या की, सबसे पहले इसकी लिमिटेशन दी, किसकी, रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम की। किसने किया, बोहर ने। तो सबसे पहले क्या दिया, द मेन लिमिटेशन ऑफ नंबर वन पहला क्या था, इसने कहा भाई कोई इलेक्ट्रॉन आएगा, देखो यहां पर एनी इलेक्ट्रॉन। अब सबसे पहले हम देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन की एग्जिस्टेंस कहां से। अगर हम जैसे सपोज बेटा न्यून की बात कर दो, न्यून से इलेक्ट्रॉन लेने चले जाए तो बेटा ये हमको तो पिटेगा, हमारे साथ
बहुत गंदा व्यवहार करेगा। क्यों? क्योंकि 2 8 इसका तो आउटर मोस्ट शेल पूरा है बिल्कुल, ये तो एक इलेक्ट्रॉन बिल्कुल भी ना दे, सेल कंप्लीट है। अगर वही बात हम क्लोरीन के पास चले जाएं तो 287, तो देखिए ये तो खुद केमिस्ट्री का बहुत बड़ा चोर है, मतलब ये तो खुद दूसरों के इलेक्ट्रॉन छीनता फिर रहा है, तो ये हमको कहां से इलेक्ट्रॉन दे देगा भाई? तो इसने कहा देखो भाई बात नहीं बनी, गलत बात आप। तो सबसे पहला क्या किया, इलेक्ट्रॉन आएगा कहां से? नंबर 1, नो एग्जिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन। हम बात कर रहे हैं रदरफोर्ड एटम के लिमिटेशन की, दी थी किसने? नील बोहर ने, चल के आगे। हाँ जी, नो एक्सप्लेनेशन, नो स्टेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। नंबर 2, अब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन आपस में कंबाइन होगा तो न्यूक्लियस होगा ही नहीं। नो स्टेबिलिटी, नो स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियस और एटम। भाई न्यूक्लियस से नहीं बचेगा तो इसके अंदर एटम आएगा कहां से? एटम और न्यूक्लियस की कोई स्टेबिलिटी नहीं है, जीरो है, बिल्कुल बिल्कुल भी नहीं चलेगा। नंबर 3, अब देखिएगा, सपोज आपको स्कूल में पहुंचना है पर आप घर से चले हैं। मैं कहता हूं भाई, जैसे सपोज क्या करता है, कोई सामने से जवाहरनगर से बच्चा चला है और उसको स्कूल में आना, मैं कहूंगा पहले आप क्या करो भाई, फुहारा चौक जाइए, फुहारा चौक से मलिक चौक जाइए, मलिक चौक से इस यूनिवर्सिटी के बाहर को चक्कर काटिए, वहां पर बालचंद्र रोड जाइए, फिर इस रोड के ऊपर आइए, इस रोड के ऊपर आकर ऐसे ऐसे करके ऐसे स्कूल के अंदर एंटर कीजिए। पेरेंट्स शायद एक दिन तो शायद कर भी ले, दूसरे दिन सर हमको माफ करना, हम अपना कोई और जुगाड़ कर लेंगे। मतलब क्या है, उनका यहाँ से घर से लेकर एक रास्ता बना हुआ है जिसके अंदर से वो फटाक से अंदर एंटर कर लेते हैं, मतलब फिक्स एनर्जी सेल है उनके। लेकिन यहाँ पर ये कहता है कि जैसे जैसे रिवॉल्व करता है तो साथ में इलेक्ट्रॉन की रेडिएशन होती है, रेडिएट होता है, मतलब एनर्जी रिलीज भी करता है ये। अगर एनर्जी रिलीज करेगा तो लाएगा कहां से? कहीं ना कहीं से तो सोर्स होना चाहिए ना। तो मतलब इसके चारों तरफ कोई फिक्स एनर्जी सेल थे ही नहीं, तो फिर इसने हम कैसे कह दें कि स्टेबल है? तो थर्ड लिमिटेशन हमारे पास, नो फिक्स, नो फिक्स एनर्जी सेल अराउंड न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के चारों तरफ कोई फिक्स एनर्जी सेल है ही नहीं, और फिक्स एनर्जी सेल है ही नहीं, देन देयर इज नो एग्जिस्टेंस ऑफ एटम। तो एटम की कोई एग्जिस्टेंस होगी ही नहीं।